बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर हम लोगों ने जो पहला जिस चीज़ के बारे में डिटेल पढ़ी थी वो था हमारे पास डिविडेंड। याद है हमने कहा था कि एक तो ये 15% पे टैक्सेबल होता है और ये एफटीआर होता है, इसमें किसी किस्म का कोई एक्सपेंस माइनस नहीं करवा सकते। और अगर आपने कोई ज़कात वगैरह पे की हो तो वो एनटीआर में से माइनस होता है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब इसमें इसी से मिलता जुलता एक और चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट ऑन डेट। टैक्स आपको बेटा पे करना पड़ता है आपकी इनकम के ऊपर, प्रॉफिट ऑन डेट आपको बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन आपको ये असेस करना है कि आपके पास इनकम है या आपका एक्सपेंस है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी यू पेड प्रॉफिट ऑन डेट। अब पेड प्रॉफिट ऑन डेट का क्या मतलब है? प्रॉफिट ऑन डेट मतलब इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट पे किया तो दिस इज एक्सपेंस। अगर मैं कहता हूँ यू रिसीव्ड प्रॉफिट ऑन डेट, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। अब यहाँ पे कहता है जी आपके पास जो प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव होने वाला, यानी कि जो आपके पास प्रॉफिट ऑन डेट जो आपके पास इनकम है उसकी टैक्सेबिलिटी किस तरह की होगी, उसके बारे में रूल ये कहता है कि जनाब एक तो ये एसटीआर है, सेपरेट टैक्स रेजिम, मतलब कि इसके ऊपर स्लैब तो एप्लीकेबल नहीं है, इसका स्पेसिफिक रेट है और वो रेट है आपके पास 15%। जैसे डिविडेंड का था सेम वैसा ही केस है, डिविडेंड भी 15% पे था, ये भी क्या होगा 15% ही होगा। लेकिन डिविडेंड क्या है एफटीआर, ये क्या है एसटीआर। एफटीआर क्या था, उसमें से किसी किस्म का एक्सपेंस माइनस नहीं हो सकता। एसटीआर में क्या होगा, इसमें से एक्सपेंस माइनस हो सकता है। लेकिन आपको जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेके जाना है तो आपने हमेशा इसकी ग्रॉस अमाउंट के ऊपर इसको टैक्स बरकरार देना। तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि प्रॉफिट ऑन डेट is taxable under income from other sources at the rate of 15% on gross amount, gross amount। इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूं आफ्टर ज़कात। देखिए बेटा, डिविडेंड को जरा मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहता हूं। डिविडेंड की कहानी किस तरह से थी? डिविडेंड पे कौन करता है? कंपनी। कंपनी टैक्स काटने के बाद पैसा कहां पे भेजती है? बैंक में। बैंकर क्या करता है, ज़कात काट के आपको पैसा दे देता है। इसका मतलब जब आपको पैसे मिलते हैं तो उसमें से टैक्स भी कटा होता है और उसमें ज़कात भी कटी होती है। जब मुझे उस अमाउंट को ग्रॉस अप करना पड़ेगा तो पहले मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? ज़कात। ज़कात ऐड करने के बाद मुझे उसके टैक्स में आपको मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो फिर मेरे पास ग्रॉसिंग अप अमाउंट आएगा। यही कहानी हमने पढ़ी थी। अब प्रॉफिट ऑन डेट आपको कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक में, क्योंकि पैसा आपने कहां पे रखवाया हुआ है? बैंक में रखवाया। इंटरेस्ट आपको कहां से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। अब एक ये आप लोगों को समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं है लेकिन एक चीज आप लोगों को समझाने के लिए ताकि आप लोगों के माइंड में जुगाड़ जिसको कह रहे हैं वो ये है, जिस तरह से मैंने अपने माइंड में बिठाया हुआ था आप लोगों को भी वैसे बता रहा हूँ। इसमें बेटा होता ये है कि देखें ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कमर्शियल बैंक्स काम कर रहे हैं जो कि सूद का खुला लेन देन मतलब करते हैं, और आपको ये भी पता है कि इंटरेस्ट का मतलब सूद ही है, और ये जो हमें पैसे मिल रहे हैं ये सूद की बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम इस मुसलमान हैं तो हम तो सूद हमारे लिए हराम है, अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, जो प्रॉफिट ऑन डेट है, अब वो कहते हैं कि जनाब हराम का एक पैसा भी अगर आपकी कमाई में शामिल हो जाए तो आपकी सारी की सारी कमाई वो हराम कर देगा। अब इतने लोगों का टैक्स हक हलाल की कमाई का जनाब टैक्स इकट्ठा किया हुआ, तो प्रॉफिट ऑन डेट जो कि सूद है, जो कि हराम है, इसके ऊपर भी टैक्स ले लेंगे तो सारे का सारा टैक्स तो क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचने वाली बात है ना। अगर एक आप देखें ना, आपके पास एक साफ सुथरा पानी है, उसमें एक गंदे पानी का आप कतरा डाल दें तो सारे का सारा पानी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा ना। तो ऐसे ही आपके पास तमाम लोगों की हक हलाल की कमाई, उनकी टैक्सेबल इनकम, और उस इनकम में से जनाब उन्होंने टैक्स रिसीव किया हुआ है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हम मुसलमान हैं,
और जनाब हमारा सारे का सारा पैसा हलाल की कमाई का है, उसके ऊपर में टैक्स मिला हुआ है। जब ये प्रॉफिट ऑन डेट वाला टैक्स 15% जब उस टैक्स में शामिल होगा तो वो सारे के सारे पैसे को क्या कर देगा, हराम कर देगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना पहले इस पैसे को पाक किया जाए। तो पाक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखें आप देखें, अगर आपने किसी भी अपनी कमाई को पाक करना है तो सदका दें। सुन लेना भाई, सदका दें, ऐसे ही ना भाई। अगर आपने अपनी रूह को पाक करना है तो आप मतलब इबादत करें, नमाज पढ़ें। अच्छा, अब इसी तरह अगर आपने प्रॉफिट ऑन डेट को पाक करना है, यानी कि टैक्स वाले गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर तुमने टैक्स को इसको पाक करना है, प्रॉफिट ऑन डेट को, सूद के पैसे को, तो जिसके ऊपर मुझे टैक्स मिलना चाहिए, पहले इसमें से ज़कात पे करो। पहले ज़कात पे करो, ज़कात पे कर दोगे तो तुम्हारे पैसे पाक हो जाएंगे। अब इसके ऊपर मुझे टैक्स दे। ये मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि हमेशा माइंड में रखिएगा बेटा, जब आपको मिलेगा ना प्रॉफिट ऑन डेट। देखिए, मैं डिविडेंड में और प्रॉफिट ऑन डेट दोनों में कंफ्यूज होता था, इवन फाइनल लेवल तक मैं कंफ्यूज होता था। तो ये अचानक से मेरे माइंड में आई, मैंने कहा अच्छा यार, डिविडेंड कंपनी पे करती है इसलिए वो टैक्स काट के आपको बाकी पैसे बैंक को, और बैंकर ज़कात काट के आपको पैसे दे देता है। ये तो सीधा सीधा सा केस है। प्रॉफिट ऑन डेट में क्या होता है जी, आपके पैसे होते हैं हराम, इनको पाक करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले ज़कात पे की जाती है। ज़कात पे करने के बाद जो आपको टैक्स काटा जाता है, टैक्स काटने के बाद आपको पैसे मिलते हैं। मतलब इसकी ग्रोसिंग अप कैसे होगी, पहले आपका टैक्स ऐड किया जाएगा, टैक्स ऐड करने के बाद फिर आपकी ज़कात ऐड की जाएगी, इसकी ग्रोसिंग अप ऐसे होगी। अब यहाँ पे वो बात करता है कि जनाब आपके पास 15% ऑन ग्रॉस अमाउंट। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने का मकसद ये है क्योंकि ये STR है, आप चाहें तो आप इसी अमाउंट में से यहीं पे माइनस करवा दें ज़कात, आप चाहें तो आप एंड में जाकर माइनस करवा दें ज़कात। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, मेरी बात आपके एग्जांपल के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। मैं एग्जांपल के बाद समझाने के बाद फिर दोबारा अपने नोट्स की तरफ आऊँगा, बुक की तरफ आऊँगा, और आप वहाँ पे देखिएगा कि हमने यहाँ पे क्या कुछ पढ़ा हुआ है। देखिएगा बेटा, मिसाल के तौर पर अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल वही होगी जो हमने लास्ट टाइम लिखी थी, क्या, डिविडेंड के लिए सेम एग्जांपल लूंगा ताकि आपको डिविडेंड में और प्रॉफिट एंड डेट में फर्क पता चले। एग्जांपल कुछ इसी तरह की थी कि मिस्टर ए रिसीव्ड, मिस्टर ए क्या था, मिस्टर हसन था। डिविडेंड तो जायज है ना भाई। मिस्टर हसन ये पता नहीं कौन है, मैं तो हसन चौहान हूं ना। मिस्टर हसन एसी हसन है, हां जी, नहीं रहने सेम मिस्टर रहने रिसीव रुपीस 2 lakhs as profit or debt after tax at the rate of 20% and zakat of rupees 20,000। ये सेम यही चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? बोले 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 ओपनली बोले, क्या हुआ? सर ये जो फिक्स्ड अकाउंट वाला होता है, वही है। हाँ, तो सर वो तो हलाल नहीं। किस तरह से हलाल होता है? ज़कात निकाल के? नहीं, वैसे ही हलाल। आपका कोई अकाउंट तो नहीं फिक्स्ड अकाउंट? नहीं। आपके किसी घर वालों में से किसी का हराम है? आगे प्लीज देखिएगा। देखिए बेटा, मैंने ना एक हमारे जब मैं राइज में पढ़ता भी था उस टाइम और पढ़ाता भी था शुरू में, तो क्यूएम के अंदर ना फाइनेंशियल मैथ का एक टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, कि जहाँ पे डिफरेंट डेट्स में अमाउंट्स पड़ी होती हैं और आपको उनको सेम डेट पे लेके जाना पड़ता है। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपके पैसे की वैल्यू में कमी आ रही है। तो मैंने ये बात बच्चों को की, मैंने कहा ये जो पैसे की टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट होता है कि जो आपका फिक्स्ड आप पैसे रखवा देते हैं कि 5 साल तक आप उसको नहीं छेड़ेंगे, तो वो हकीकत में आपके पैसे की कंपनसेशन हो रही होती है, जो आपको इंटरेस्ट के तौर पर पैसे मिलते हैं। तो बच्चों में से जाके जनाब किसी ने राइस की मैनेजमेंट के साथ ये बात कर दी शेयर कि जी सर तो ये कह रहे हैं और आप कहते हैं कि वो हराम होता है। अब वो राइस के जितने भी उस टाइम प्रिंसिपल और जो भी टीचर्स, फेमस टीचर आजकल माशाल्लाह पाकिस्तान के वो नामवर टीचर हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज्जत फरमाए, तो
अब उन टीचर्स ने मुझे बिठाया क्योंकि मैं सबसे छोटा था, उनका स्टूडेंट भी था। स्टूडेंट तो खैर उनका मतलब ऐसे नहीं था मैं, लेकिन वो उनके स्टूडेंट्स, मेरे जो दोस्त हैं उनके स्टूडेंट्स थे, तो एक तरह से मैं भी उनका स्टूडेंट हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं है बेटा, ये चीज़ ये हराम है। तो मैंने कहा कि सर ऐसे, तो अच्छी खासी हमारी तकरीबन कोई 2-3 घंटे वहाँ पे बहस हुई, और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि यार आपको हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सके। मैं उनके हर क्वेश्चन का उनका आंसर करता गया और मेरे क्वेश्चन का उनके पास आंसर नहीं था। अब फिर जनाब वो एक मुफ्ती साहब उन्होंने अरेंज किया कि जनाब एक सेशन रखा इंटरेस्ट के ऊपर, सूद के ऊपर, और उन्होंने कहा जी मुफ्ती साहब को ना मुफ्ती नूर मोहम्मद उनका नाम था। वो जनाब उनको बुलाया और उनको कहा कि जी ऐसा है कि मुझे उन्होंने कहा कि स्पेसिफिकली आपने जाना है। मैंने कहा जी ठीक है। मैं वहाँ पे गया जनाब मुफ्ती साहब के साथ भी, उन्होंने बड़ा सूद के बारे में, ये हराम है, ये ऐसे वैसे। मैंने कहा सर मे आई हैव अ क्वेश्चन। जी प्लीज़। तो सर ये मतलब हाउ कैन यू से कि ये हराम है, दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उन्होंने कहा जी नहीं, पैसे से पैसा कमाना हकीकत में क्या है, हराम है। मैंने कहा जी वजह, कहते जी पैसा जो है वो आपका मतलब कि वो हराम है वैसे ही। मैंने कहा अच्छा, क्या अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी है तो क्या वो भी हराम है? मतलब देखे ना, मैंने अपना घर किसी को रेंट पे दिया हुआ है, पर वहाँ से मिलने वाला रेंट क्या वो हराम है? तो उन्होंने कहा नहीं वो हराम नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता वो आपने अपनी प्रॉपर्टी दी है, आपने अपना एसेट इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है। तो मैंने कहा सर कैश तो लिक्विड एसेट है जिसकी हर टाइम हमें ज़रूरत होती है, तो ये भी यूज़ करने के लिए मैंने दिया हुआ है, तो ये भी एक तरह की कैश का रेंट मुझे मिल रहा है। उन्होंने कहा नहीं ये हराम है, हराम है, हराम। फिर मैंने कहा अच्छा चलो मुझे बताइए कि ये जो इजारा है, इजारा व्यक्ति ना, ये हराम है कि हलाल होता है? हलाल है। मैंने कहा कैसे? जी वो आपको पता है कि वो आपका एसेट होता है और आप उसकी डेफर्ड पेमेंट्स आपने करनी होती है बाद में, तो इस चीज़ पे वो थोड़ा सा ज़रा ऊपर पैसा रख लेते हैं। मैंने कहा और लीज़ हराम है, कमर्शियल लीज़, फाइनेंस लीज़ हराम है। मैंने कहा जी, कहते मैंने कहा क्यों? कहते उसमें इंटरेस्ट होता है। मैंने कहा इसमें भी तो इंटरेस्ट है ज़्यादा व्यक्ति ना, और आप यहाँ भी पैसे से पैसा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर वो भी हराम हुआ। अगर ये हराम है तो अच्छा खासा जनाब उनके साथ मेरा सेशन रहा, और अल्टीमेटली अब वो बाकी जितने भी मेरे रिस्पेक्टिव टीचर्स थे वो मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे बस ये सेशन ख़त्म हो और वो मुझे कत्ल कर दें। वो जैसे कहते हैं ना कि वो ऐसे देख रहा था जैसे कोई मौलवी जो है वो बेनमाजी को देखता है, ऐसे देख रहे थे मुझे। और फिर अल्टीमेटली उन्होंने, मैं क्योंकि छोटा था, मतलब आप लोगों की एज का, मतलब आई वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे फिर उन्होंने मुफ्ती साहब ने कहा कि जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि वो हराम है तो हु द हेल आर यू? ही शाउटेड एट मी एक्चुअली। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं भाई, अगर ये हराम, बेसिकली उस टाइम पे किसी के पास सूद की डेफिनेशन क्लियर नहीं थी। सूद की सही डेफिनेशन ये होती है, उसमें कुछ कंडीशन है, डेफिनेशन को उसकी कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि आपका पैसा खत्म ना हो, पैसा आपका स्टे रहे, वहीं पर रहे। नंबर 2 कि अगर आप एक सूद की इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट अगर आपको नहीं मिली तो वो इंस्टॉलमेंट आपके एक्चुअल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट का हिस्सा बन जाए। मतलब आपने 100 रुपया सूद पे दिया, आपको 10 रुपये हर महीने मिलते हैं। अब वो अगर एक महीने आपको नहीं मिला तो अब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 नहीं रह गया, वो 110 बन गया। अब उस जो इंटरेस्ट लगेगा वो 110 रुपये के ऊपर लगेगा। अब आपको 10 के बजाय 11 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सारे पैसे देने के बाद आपके पैसे वहीं के वहीं रहे। दिस इज कॉल्ड सूद, जो कि आपने फाइनेंशियल मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हकीकत में आपके पास सूद है। और वो इतनी छोटी सी बात जो थी, क्योंकि इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, उनको पता था, ऐसा नहीं कहूँगा, उनको पता था, लेकिन मुझे समझा नहीं पा रहे। और मुझे भी पता था, मैं जानबूझ के नहीं समझ रहा था। तो इसी तरह बेटा, आपका जो आपने पैसे जो फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है, वो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको जो पैसे मिलते हैं, वो नुकसान हो बैंक को फायदा हो, वो फिक्स्ड अमाउंट आपको मिल रही है। ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं कि अमाउंट आपकी चेंज होती रहे, एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलती है। जैसे ही कोई फिक्स्ड अमाउंट मिलती है आपको, लॉस हो, प्रॉफिट हो, गेन हो, लॉस हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो, कम प्रॉफिट हो, दैट डजंट मैटर, आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलती रहे, वो सूद की कैटेगरी में आ जाती है, तो वो हराम है। उसको पार करने के लिए क्या करना पड़ता है?
उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी। अब यहाँ पे बेटा देखिए, यहाँ भी सेम सिचुएशन जैसे डिविडेंड में थी। कैसे सिचुएशन कि टैक्स भी पे किया और ज़कात भी पे कर दी। डिविडेंड के केस में हम लोगों ने क्या करना था। अब यहाँ पे कल की क्लास में यानी कि पिछली क्लास में जब डिविडेंड की मैंने बात की थी, तो डिविडेंड के अंदर हमने क्या किया था उसकी ग्रोसिंग अप आपको बताता हूँ, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या करना है उसकी ग्रोसिंग अप आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दोनों लिख देता हूँ तो आगे आपको क्लियर रहे। प्रॉफिट ऑन डेट एंड डिविडेंड, और उसकी जो अदर इनकम है यानी कि बेसिक सैलरी जो है वो उसकी लेट्स सपोज 12 लाख रुपए। मैं मजीद इसके अलावा कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बस एक चीज लिख रहा हूँ बेसिक सैलरी, ताकि आपको पता चले कि एनटीआर, एसटीआर और एफटीआर किस तरह से काम करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्रॉफिट ऑन डेट के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। ठीक है, बल्कि मैं डिविडेंड का थोड़ा सा हवाला दे दूंगा, उसके बाद फिर मैं प्रॉफिट ऑन डेट की बात करूंगा। देखिए बेटा, तो यहाँ पे जब आपने इसकी निकालनी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो सबसे पहले आप अपना सोर्स लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहले आप लिखेंगे, टैक्सेबल इनकम निकालते हुए। इनकम फ्रॉम सैलरी आपके पास बेसिक सैलरी है बेटा, 12 लाख रुपए। और यही आपके पास टैक्सेबल सैलरी भी है, क्योंकि इसके अलावा और की सैलरी आपके पास है ही। इसके बाद आपके पास आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें सबसे पहले हम लोग बेटा बात करेंगे डिविडेंड अगर होता तो क्या करता होता। इसका मतलब है कि डिविडेंड है नहीं मेरे एग्जांपल में, मैंने ब्लैक में इस वजह से लिखा ताकि पता चले कि डिविडेंड अगर है तो कौन सा केस लगना चाहिए था। अब मेरे साथ साथ सारे इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर बेटा डिविडेंड है तो यहाँ पे कितनी अमाउंट लिखूंगा डिविडेंड की, और कैसे लिखूंगा, ग्रॉस अमाउंट कैसे, पहले मैं डिविडेंड यानी कि 2 लाख रुपए जो मुझे मिले हैं इसमें क्या करूंगा, पहले मैं ऐड करूंगा किसको, ज़कात को। ये वो वाले पैसे मेरे पास आ जाएंगे जो बैंकर को मिले थे कंपनी की तरफ से, और कंपनी ने इसके ऊपर टैक्स काट के मुझे पैसे दिए थे। अब कंपनी ने कितना टैक्स काटा था 20%, मतलब जो मुझे पैसे मिले हैं हकीकत में ये 2,20,000 रुपए, ये हकीकत में 80% है। किस अमाउंट के, ग्रॉस अमाउंट के। तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इसको 100 - 20 यानी कि 80% के साथ। कितना, 2,75,000। ये कौन से केस में होता, जब टैक्स पहले कटता और ज़कात बाद में जाती। और ये क्योंकि एफटीआर है इस वजह से किसी किस्म का इसमें से एक्सपेंस माइनस नहीं होगा। अच्छा जी, अब दूसरा केस कौन सा, क्योंकि ये हमारा केस नहीं था, हमारा क्वेश्चन जो था वो सिर्फ ये वाला था कि प्रॉफिट ऑन डेट। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन डेट। और हमने क्या रूल पढ़ा कि प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो हकीकत में आपके पास ग्रॉस अमाउंट एट द रेट ऑफ 15% आफ्टर ज़कात। मतलब इसमें से अगर कोई ज़कात आपने माइनस किया तो वो इसी में से माइनस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लाख रुपए मिले हैं बेटा, ये 2 लाख रुपए कब मिले हैं, पहले ज़कात कटी थी 20,000 रुपए की, जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी थी उसके ऊपर 20% टैक्स कटने के बाद, यानी कि ये 2 लाख रुपए मुझे मिले हैं हकीकत में ये 80% है। किसके 80% है, वो अमाउंट जो मुझे ज़कात के बाद मिली, ग्रॉस अमाउंट आफ्टर ज़कात, उसका ये 80% है। तो उसको मैं 0.8 से डिवाइड करवा दूँ, कितना आया जी, 2.5 लाख। दोबारा सुन लीजिए, हमने स्टेटमेंट सबसे पहले यहाँ पे ऊपर हमने क्या लिखी थी कि प्रॉफिट ऑन डेट इज टैक्सेबल एज एसटीआर under the head income from other sources at the rate of 15% on gross amount after ज़कात। ज़कात के बाद जो अमाउंट आएगी वो आपने ग्रॉस करनी है, मतलब अगर उसमें से टैक्स कटा हुआ तो आपने क्या करना है, उसका टैक्स ऐड करना है। हमारे इस एग्जांपल में क्या हुआ था, 2 लाख रुपए प्रॉफिट ऑन डेट आपको मिला था, इसके ऊपर 20% टैक्स और ज़कात 20,000 रुपये कट चुकी थी। अब मुझे इसको ग्रॉस अप कैसे करना है, उसको मैंने कहा जनाब ज़कात पहले निकली, टैक्स बाद में कटा, उसके बाद मुझे पैसे मिले। अब मैं पहले मैं A to Z जा रहा था, तो A to Z क्या है जी, पहले ज़कात कटी, फिर टैक्स कटा, उसके बाद पैसे मिले। अब मुझे A तक पहुंचने के लिए Z to A सफर करना पड़ेगा।
तो ग्रॉस अमाउंट जितने जितने पैसे आपको नेट अमाउंट मिली उसमें ऐड करूंगा जितना टैक्स कटा और उसके बाद ऐड कर दूंगा ज़कात, मेरे पास ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी। अब मैंने जैसे इसको ग्रॉस अप किया 2 लाख डिवाइड बाय 0.8, मेरे पास ये अमाउंट आ गई ज़कात कटने के बाद वाली अमाउंट, यानी कि ग्रॉस अमाउंट आफ्टर ज़कात। और मुझे उसने क्या कहा कि जनाब आपने एट द रेट ऑफ 15% ग्रॉस अमाउंट आफ्टर ज़कात होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 लाख रुपए बनेंगे, इसके ऊपर मैं ज़कात जो मैंने पे की है मैंने यहीं से माइनस करवा लिया। चलिए आपको मजीद इसको क्लैरिफाई कर दूं। देखिए बेटा, ज़कात क्वेश्चन के अंदर जो ज़कात की पेमेंट है वो 3 तरह से शुरू होगी। 3 तरह से ज़कात की पेमेंट शुरू होगी कि आपने ज़कात अगर पे की है तो वो 3 तरह की होगी। एक ज़कात शुरू होगी डिविडेंड के साथ कि आपने डिविडेंड पे किया, आपको डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिलने के साथ आपने उसके ऊपर टैक्स भी पे किया, आपने उसके ऊपर ज़कात भी पे की। दूसरा केस क्या होगा, आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिला, आपने उसके ऊपर टैक्स पे किया, आपने उसके ऊपर ज़कात पे की। तीसरा केस क्या होगा, आपको डिविडेंड भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, प्रॉफिट ऑन डेट मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता, लेकिन ज़कात वाला जो एडजस्टमेंट है वो अलग से, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा ना आफ्टर ज़कात एंड टैक्स, ऐसे नहीं होगा। वो ये कह देगा मिस्टर हसन रिसीव्ड रुपीज 2 लाख रुपए एज प्रॉफिट ऑन डेट आफ्टर टैक्स एट द रेट ऑफ 20% यहाँ पे, और नीचे अलग से आपको एडजस्टमेंट देगा और इस पे क्या लिखा होगा, ज़कात डिडक्टेड एट सोर्सेज रुपीज 20,000। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़कात को माइनस करवाने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, ज़कात किस में से अदा की जाए, डिविडेंड में से। नंबर 2, ज़कात किस में से अदा की जाए, प्रॉफिट ऑन डेट में से। नंबर 3, ज़कात किस में से अदा की जाए, अलग से, इन दोनों से अलग। अब इन तीनों को सॉल्व करने का, ज़कात को एडजस्ट करने के मुख्तलिफ तरीके का है। जब डिविडेंड की वो बात करते हैं तो कहता है जी आपने इसमें से अगर ज़कात पे की है तो आप ज़कात को डिविडेंड में ऐड कर देंगे और एनटीआर में से जाके बाद में माइनस करवा लीजिए। जब वो प्रॉफिट ऑन डेट की बात करता है, कहता है जी अगर आपने ज़कात माइनस की है, डिडक्ट करवाई है, आपने ज़कात पे की है प्रॉफिट ऑन डेट में से, तो ज़कात को दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। इट वुड बी अज्यूम कि इसमें से उसने एक्सपेंस पे किया, तो एसटीआर में तो होता ही है, अगर आपने कोई एक्सपेंस पे किया है तो वो आपके एक्सपेंस एडमिसिबल है, तो आपको ज़कात ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे हमारे पास ज़कात हमने ऐड नहीं की, कहता आपको ज़कात ऐड बैक करने की जरूरत नहीं, इट वुड बी अज्यूम कि आपका वो खर्चा हो गया। इसमें एफटीआर नहीं लगा, इसमें एसटीआर लगेगा ना, एफटीआर तो नहीं लगा, पीछे एफटीआर लगा जी, इसमें एसटीआर लगेगा। सेब 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 देखा कभी, कभी नहीं देखा, सेब देखा है ना, सेब फल क्यों है, एक मिनट, सेब फल क्यों है भाई, क्यों क्यों, गाजर भी मीठी होती है, वो क्यों नहीं फल, हाँ जी, किसके वाइट चीज होती है, गाजर मीठी नहीं होती। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हर मीठी चीज फल है, माल्टा फल क्यों है, वो तो खट्टा होता है, नहीं वो खट्टा होता है, इसका मतलब जब मीठा हो तो फिर उसको फल कहते हैं, जब खट्टा हो तो कुछ और कहते हैं उसको, खट्टा ना लिया करें, मीठा नहीं। चले गाजर आप ले लें, गाजर ले लेना, तो गाजर पालक की सब्जी है, कभी कभी फैटी करते हैं, क्या रायता नहीं होते कभी, नहीं मुझे बताइए, गाजर पालक की सब्जी है, सब्जी है, क्यों, भाई साहब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जिसने पहली दफा सेब को देखा उसने कहा ये फल है। अब अंग्रेजी में अंग्रेज सेब क्यों नहीं कहते, सेब को एप्पल कहते हैं, वो क्यों एप्पल कहते हैं, पागल है। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है बेटा, कुछ चीजें हमें बताई जाती हैं कि पुत्र ऐ रे, नहीं सर आपने बताया नहीं था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एफटीआर लगेगा, मैंने क्या बताया, एफटीआर मैंने कहा था इसमें कुछ चीजों के ऊपर एफटीआर है, कुछ चीजों के ऊपर एसटीआर है, कुछ चीजों के ऊपर एनटीआर है। जी आप काश उस दिन आए होते। ओके जी, तो जनाब आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट ऑन डेट, इसमें किसी किस्म का एक्सपेंस आपको माइनस करवाना है, प्रॉफिट ऑन डेट में से माइनस करवाना है। जो ज़कात आपने पे की है वो आपका एक्सपेंस है। हम कहते हैं जी आप ज़कात एडजस्ट करवा लें। जब आपने ज़कात यहाँ पे ऐड नहीं की, देखें जब आपने ज़कात ऐड की डिविडेंड के अंदर, मतलब आपने उसको डिविडेंड के एक्सपेंस नहीं माना, आपने ज़कात को डिविडेंड में ऐड करके एनटीआर में से माइनस करवा लिया। ज़कात तो पे की है ना भाई आपने,
आपने क्या किया, ग्रोस अप करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले ज़कात यानी कि डिविडेंड, ज़कात को आपने क्या किया, डिविडेंड में ऐड कर दिया और आपने कहा कि यहाँ ये टोटल अमाउंट आपके पास ग्रोस अमाउंट निकल आएगा। ज़कात को आपने डिविडेंड का एक्सपेंस नहीं बनाया, आपने उसको किस में से माइनस करवाया, एनटीआर में से माइनस करवाया। अब यहाँ पे आपको लॉ कहता है कि जी आप ज़कात को क्या करवाओगे, आप ज़कात को दोबारा ऐड बैक नहीं करोगे। देखिए ज़कात को मैंने एनटीआर में से माइनस क्यों करवाया, क्योंकि मैंने उसको डिविडेंड का एक्सपेंस नहीं बनाया, उसको मैंने एनटीआर का एक्सपेंस बना दिया। अब यहाँ पे ज़कात को मैंने एसटीआर की वजह से ही प्रॉफिट ऑन डेट का एक्सपेंस बना दिया हुआ है। अब मुझे दोबारा इसको ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। जब मुझे इसको ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसको जब मैंने ऐड नहीं किया तो क्या एनटीआर में से जाकर माइनस करवाऊंगा, नहीं। इसका मतलब उसका इफेक्ट यहीं तक था, यहीं पे मैंने शो करवा दिया। गॉट इट। और तीसरी सिचुएशन जब मैंने कहा कि ना एसटीआर मतलब ना ही डिविडेंड में से और ना ही आपके पास प्रॉफिट ऑन डेट में से, तो ज़कात कहां से माइनस होगी, फिर वो ज़कात एनटीआर में से लास्ट में जाके माइनस होगी। ओके, तो ज़कात पे करने के तीन तरीके कार है। नंबर 1 डिविडेंड, डिविडेंड की ज़कात कैसे एडजस्ट करवाएंगे, डिविडेंड में ऐड करवा के एनटीआर में से माइनस करवा देंगे। नंबर 2 प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट की ज़कात कैसे एडजस्ट करवाएंगे, प्रॉफिट ऑन डेट में से इसको एडजस्ट करवा देंगे, यानी कि दोबारा आप उसको ऐड बैक नहीं करेंगे, कुछ भी उसका इफेक्ट नहीं आएगा। नंबर 3 ज़कात अगर आपके पास ना प्रॉफिट ऑन डेट में से है ना डिविडेंड में से, तो किस में से एडजस्ट करवाएंगे, जाके एनटीआर में से एडजस्ट करवाएंगे। जी इज इट ओके। जी कोई क्वेश्चन था जी। सर ये अगर दोनों में ज़कात आ रही है, इनकम फ्रॉम, उधर ज़कात सिर्फ एक होगी, नहीं मतलब ज़कात एक है लेकिन दोनों पोर्शन में आ रही मैं है। वही कह रहा हूँ मेरी जान के टोटे कि ज़कात सिर्फ एक ही होती है, एक ही दफ़ा आपने पे करनी होती है पूरे साल के अंदर। दिस इज नॉट पॉसिबल कि डिविडेंड में से भी आपकी ज़कात कट जाए और आपके ये जो प्रॉफिट ऑन डेट है इसमें से भी ज़कात कट जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। ओके जी बेटा, इज इट ओके। अच्छा अब ये आपके पास आपने यहाँ पे इनको ऐड कर लिया और आपके पास आ गई टोटल टैक्सेबल इनकम। कितनी आ गई बेटा आपके पास, ये भी 2.5 लाख रुपये आ गया। तो आपके पास जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो कितनी आई, 14,50,000। अब ये 14,50,000 आपके पास है टोटल इनकम। क्या इन सारी की सारी इनकम के ऊपर स्लैब लगेंगे, हमने कहा नहीं, हमें लेस करना पड़ेगा एसटीआर, और वो कितनी अमाउंट है, 2.5 लाख रुपए। बाकी कितना रहेंगे, 12 लाख। दिस इज टैक्सेबल एनटीआर। अब इस एनटीआर में से ज़कात में माइनस करवाता होता हूँ। अब मैं ज़कात इसमें से क्या माइनस करवाऊंगा, नहीं। क्यों नहीं माइनस करवाऊंगा, क्योंकि वो जहां का एक्सपेंस था वहीं पे एडजस्ट हो चुका है। ज़कात को क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, ग्रोस अमाउंट में से इस 2.5 लाख रुपए में से 20,000 रुपए की ज़कात माइनस करने के बाद ये अमाउंट है। इसको मैंने 270 में लिखा, मैंने इसको कितना लिखा हुआ है, 250 लिखा हुआ है। इस वजह से मुझे यहाँ से यहीं पे मैंने इसको एडजस्ट करवा दिया, मुझे यहाँ पे इसको लेके जाने की जरूरत नहीं। डिविडेंड में मैंने ऐड किया था, इस वजह से एनटीआर में से माइनस करवा रहा था। प्रॉफिट ऑन डेट में मैंने यहाँ पे उसको ऐड बैक नहीं किया, इस वजह से मैं एनटीआर को कुछ भी नहीं करवा रहा। जी सर जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ज़कात का अगर अलग से हमें एडजस्टमेंट की गई, ज़कात की भी डिडक्शन हुई जी है और हमें डिविडेंड इनकम भी मिल रही है और ये प्रॉफिट ऑन डेट भी जी है, तो इसको कहाँ से डिडक्ट कराएंगे, एनटीआर में से। प्रॉफिट ऑन डेट एज इट इज आएगा, जैसे मतलब ग्रोस आपने करना है, डिविडेंड ग्रोस आपने करना है, क्योंकि ज़कात दोनों में से आपने पे नहीं की, तो ज़कात फिर कहाँ पे जाकर माइनस होगी, एनटीआर में से माइनस होगी, क्योंकि ये दोनों का एक्सपेंस नहीं है। डिविडेंड का ज़कात का एक्सपेंस एनटीआर में से माइनस, प्रॉफिट ऑन डेट का ज़कात का एक्सपेंस प्रॉफिट ऑन डेट में से ही माइनस, और अगर कहीं पे भी नहीं है तो ज़कात का एक्सपेंस एनटीआर में से माइनस। अच्छा जी, अब इसके ऊपर बेटा आपने निकालनी है टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी बेटा कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे टैक्स ऑन, जी बेटा सैलरी का केस लगेगा। आप पहले जो सैलरी पर स्लैब था वही देख लें जी। देखिए 2 स्लैब्स है ना आपके पास बुक में, सैलरीड और नॉन सैलरीड, तो आप सैलरीड वाले देखेंगे। जो पहले वाला मेरा ख्याल है वो सैलरी वाला है जी। स्लैब कौन सा लग रहा है सैलरी बेटा, स्लैब कौन सा लग रहा है, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक की अमाउंट है, 6 से 12 तक है, फिर आगे 12 से 1 आगे भी है ना, 12 से 24 है ना, तो आप 6 से 12 तक वाले की तरफ ना जाएं, आप अगली तरफ जाएं 12 से 24 की तरफ। वो 12 लाख रुपए से कम है, 6 लाख या उससे ज्यादा लेकिन 12 लाख से कम, 12 लाख या उससे ज्यादा लेकिन 18 लाख से कम, ये स्लैब इस तरह से आपने पढ़ने हैं। तो 12 लाख रुपए के ऊपर टैक्स ऑन 12 लाख कितना बेटा, 15,000।
अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि यानी कि टैक्स ऑन 6 लाख जीरो और 6 लाख से ज्यादा आपके पास वो जितनी भी अमाउंट होगी उसका 2.5% या 5% में क्या लिखा होगा, तो वो फिर भी आपके पास यही अमाउंट आएगा। दूसरी स्लाइड में कह रहे बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख। दूसरा लगना चाहिए। तो दूसरा लगना है। दूसरा लगा ले भाई, आंसर सेम आएगा। सर यही है रुक जा तू दूसरा लगा। नहीं तो दूसरा ला यार, तो दूसरा ला। टैक्स ऑन 6 लाख कितना है जी? 0। अच्छा जी, उसके बाद टैक्स ऑन अगला 6 लाख 2.5%। लो जरा इसका 2.5%। 15,000। क्या मिस करते हो? तो सियाना बंदा बता रहा है कि यार इसको ऐसे कर लो, तुम इसको कर लो। ये तो आगे बेटा स्लैब एनटीआर के हिसाब से कितना टैक्स आ गया आपके पास? 15,000। अब आपके पास है जी एसटीआर के ऊपर आपके पास टैक्स है, टैक्स ऑन 2.5 लाख रुपए एट द रेट ऑफ 50%। 15%। जी बेटा कितना? 37,500। 37,500। और इसमें से आपने कितना पे कर दिया हुआ है? टैक्स ऑलरेडी पेड। जी बेटा आपने कहा जी 2.5 लाख रुपए अमाउंट थी, इसके ऊपर मैंने कितना पे किया टैक्स? 20% मैंने पे किया। तो आप क्या यहाँ पे लिखेंगे 2.5 लाख रुपए का 20%। देखिए यहाँ पे उसने खुद बताया ना कि आफ्टर टैक्स आपको पैसे मिलेंगे। तो अब जब मैंने इसको ग्रॉस अप किया तो जो मैंने टैक्स पे किया होगा वो मैंने ऐड कर दिया होगा। जब मैंने इसको ऐड करके यहाँ पे लिखा है तो जो मैं टैक्स ऑलरेडी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पे कर चुका हूँ तो क्या मैं दोबारा फिर इसके ऊपर टैक्स पे करूँ? तो ऐसा नहीं है। इस वजह से डबल टैक्सेशन से बचने के लिए जो मैं टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूँ उसको मैं माइनस करवा दूंगा और जितना टैक्स मेरा बनता है वो मेरे पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 37,500 बनता था, मैंने इसमें से कितना पे कर दिया? वो 2.5 लाख रुपए का 20% कितना मतलब 50,000 वो मैंने पे किया होता गवर्नमेंट को ऑलरेडी। अब रिमेनिंग कितना रहेगा जी मेरे पास? 12,000। ये नेगेटिव पे पॉजिटिव? 12,500 का मतलब ये है कि जनाब अब मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 12,500 रुपए लेने हैं। दिस इज टैक्स रिफंड। जो मैं अक्सर आपको कहता हूँ ना कि हमने गवर्नमेंट के खाते में से पैसे निकलवा लिए, वो यही रीजन होती है। आपको नहीं पता कि आप अपनी जिंदगी में हर टाइम पे आप टैक्स पे कर रहे होते हैं, वो एक सीए को पता होता है। अब वो सीए सारे के साथ आपकी टैक्स हिस्ट्री निकालता है, सारे के सारे जितने भी आपके टैक्स वगैरह वो आपको मैनेज करवाने के बाद आपको कहता है कि जी आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इतने पैसे लिए। गॉट इट? यस सर। अभी तक आपको प्रॉफिट एंड डेट में जो चीजें समझ आई हैं वो मेरा ख्याल है कि ये समझ आई हैं चीजें। नंबर 1 प्रॉफिट ऑन डेट एसटीआर होता है। नंबर 2 इसके ऊपर टैक्स लगता है 15%। नंबर 3 ये टैक्सेबल होता है एट द ऑन ग्रॉस अमाउंट आफ्टर टैक्स, सॉरी आफ्टर ज़कात। ठीक है, और नंबर 4 जो है वो इसके ऊपर रेट आपका जो भी एप्लीकेबल होगा आपने इसको अलग से लेके जाना है एसटीआर के तौर पर, उसके ऊपर आपने अलग से टैक्स पे करना है। और अगर आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है, क्योंकि जो आपने पे किया होगा जो ग्रॉस अप करते हुए, तो आप उसको क्या करवा लोगे? माइनस करोगे। तो 2500 नहीं आता है ये? कितना? पता नहीं यार, मुझे आप लोगों ने बताया। अच्छा जी, अब बेटा ये जो आपके पास प्रॉफिट ऑन डेट है ये क्या होता है? एसटीआर, एफटीआर, एनटीआर क्या होता है ये? एसटीआर। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब ये एनटीआर बन जाता है, लेकिन वो सिचुएशन बहुत कम सिचुएशन होती है कि जब आपको इंटरेस्ट की इनकम जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा की मिल रही है, कि जब आपको इंटरेस्ट की इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगी तो बीइंग इंडिविजुअल, और आप एक इंडिविजुअल है, कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ कि आप एक इंडिविजुअल, आपके पास इतने पैसे थे कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है पूरे साल का वो 50 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट है, तो फिर आप लॉ कहता है कि फिर आप इसको एसटीआर नहीं मानेंगे, फिर आप इसको एनटीआर मानेंगे और उसके ऊपर भी आप स्लैब लगाएंगे। नॉन सैलरी। नॉन सैलरी। सर ये एक और भी क्वेश्चन था कि इस पे जब हमें पता है कि हमें 15% टैक्स पे करना है तो 20% पहले डिडक्ट कराने की जरूरत ही क्या है? मतलब वो करे ना, मतलब यही ना करे? नहीं बेटा देखिए, जब कुछ होते हैं, मैंने आप शायद लास्ट क्लास में आप नहीं थी डिबेट की क्लास में, मैंने वहाँ पे चीज़ मेंशन की थी विद होल्डिंग एजेंट। अगर आपको याद हो, अगर आप क्लास में थे तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने टर्म यूज़ की थी विद होल्डिंग एजेंट। विद होल्डिंग एजेंट वो लोग होते हैं जिनको सरकार ने कहा हुआ है कि आप जब भी कोई पेमेंट करेंगे तो आप टैक्स होल्ड करके, टैक्स डिडक्ट करके आप पेमेंट करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस इंशाल्लाह हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे।
इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर सेक्शन 21 के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि जनाब आपके पास उनमें कुछ इनएडमिसिबल डिडक्शंस हैं। सेक्शन 21 बी के अंदर ये मौजूद है। सेक्शन 21 सब सेक्शन बी जो है वो उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। उसके अंदर ये जनाब उसकी क्लॉज बी के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई पेमेंट करते हैं जिसके ऊपर आपको टैक्स काटना चाहिए और आप वो टैक्स नहीं काटते तो हम आपकी वो पेमेंट को आपका एक्सपेंस नहीं मानेंगे। मिसाल के तौर पर कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज़ को कुछ सैलरीज पे की, वो भी इसका क्राइटेरिया अलग से। लॉ कहता है कि अगर आपकी जो सैलरीज जो है वो जो आप पर मंथ सैलरी है उसकी 32,000 रुपये से ज़्यादा है तो टैक्स काट के उसको सैलरी पे करें। फॉर एग्जांपल एक बंदे की सैलरी 50,000 थी, टैक्स कहता है लॉ कहता है कि जनाब आप क्या करें, आप इस बंदे की अपने मुलाजिम की एम्प्लॉई की सैलरी जो है वो इसमें से टैक्स विदहोल्ड करने के बाद उसकी सैलरी की पेमेंट करें। आप उसमें से टैक्स विदहोल्ड नहीं करते, आप उसको एज इट इज दे देते हैं। आप वो एम्प्लॉई आपको कहता है कि सर टैक्स मैं जानूँ और मेरा अल्लाह जाने, आपको क्या मसला है, मैं टैक्स पे करूँ या ना करूँ, वो गवर्नमेंट को मेरा प्रॉब्लम है, अल्लाह को मेरा रिलेशन है, खुद है अल्लाह यू, आप मेरी सैलरी सारी की सारी पे करें। कंपनी अगर सारी की सारी सैलरी उसको पे कर देते विदाउट टैक्स डिडक्शन तो वो 50,000 रुपये पर मंथ की जो सैलरी है कंपनी को अलाउ एज सैलरी एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ रहे बात? मैं अगर सैलरी किसी को पे कर रहा हूँ बीइंग अ कंपनी और मैंने इसके ऊपर टैक्स काटना था तो मैंने टैक्स नहीं काटा, तो मैं जब अपने बैलेंस शीट बना रहा हूँ, जब अपनी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट अपनी बना रहा हूँ टैक्स वालों की नज़र में, टैक्स वाले कहेंगे इस 50,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट थी पर मंथ कि क्या इसके ऊपर टैक्स तुमने डिडक्ट कर लिया था। मैंने कहा नहीं करता, नहीं इसको एक्सक्लूड करो, ये तुम्हारा एक्सपेंस नहीं है। अब एक्सपेंस जब वो मेरा नहीं बनेगा जो कि मैंने एक्चुअल में पे किया था, अब वो मेरा एक्सपेंस नहीं जब बनेगा, एक चीज़ ग्रॉस प्रॉफिट में से वो एक्सपेंस माइनस होना था, वो एक्सपेंस माइनस नहीं हुआ तो नेट प्रॉफिट मेरा ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा। जब प्रॉफिट मेरा ज़्यादा है तो मुझे टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा? ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब इसलिए कंपनी कहती है ये तो मेरे साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म क्या, बल्कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। कैसे ज्यादती हो रही है मेरे साथ कि एक तो मैं उसको सारी के सारी सैलरी पे कर रही हूँ और किसी किस्म का एक्सपेंस नहीं, और दूसरा मैं टैक्स भी पे कर रही हूँ। तो इसलिए अब जब भी कोई आपका विद होल्डिंग एजेंट जब भी आपको पेमेंट करता है तो आपको टैक्स काट के पेमेंट करता है। अब इसीलिए जब बैंक आपको पेमेंट करेगा इंटरेस्ट फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट की, तो फिर आपको वो टैक्स काट के पेमेंट करेगा। ठीक है, अब टैक्स वो 20% पे काटता है, 15% पे काटता है, 10% पे काटता है, वो बैंकर की मर्जी और हमारे क्वेश्चन के अंदर जो डाटा के हिसाब से। सर वो जब अपनी बैलेंस शीट में वो करेगा सैलरी का एक्सपेंस लिखेगा तो अब अभी वो ग्रॉस अमाउंट लिखेगा, तो वो ग्रॉस अमाउंट लिखेगा और वो 2500 उसका टैक्स में चला जाएगा। वो बता देगा, मतलब एफबीआर वो पैसे उसके पास नहीं रहेंगे, वो एफबीआर को जमा करवाएगा वो पैसे। अब एफबीआर के कहेगी, एफबीआर के पास आने के साथ रैकेट में टेन होगा। देखिए होता क्या है, होता ये है कि अगर मैंने आपकी सैलरी में से टैक्स काटा है ना, तो वो टैक्स मेरा नहीं है, वो टैक्स एफबीआर को जाना है। मैंने एफबीआर को बताना है कि सर मेरा फलां एम्प्लॉई है, उसका ये आईडी कार्ड नंबर है, क्योंकि आपका जो एनटीएन बनता है नेशनल टैक्स नंबर, वो आपके आईडी कार्ड नंबर ही होता है। मैं कहूँगा सर मेरा ये एम्प्लॉई है, उसका ये एनटीएन है, इसका मैंने सैलरी के ऊपर इतना टैक्स डिडक्ट कर लिया। अब एफबीआर को पता है कि आपका टैक्स जमा हो गया, विद होल्ड हो चुका है। अब आपका बीइंग अ कंपनी मैं क्या करूँगा कि विद होल्डिंग स्टेटमेंट तैयार करूँगा। विद होल्डिंग स्टेटमेंट, विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट में होता क्या है कि मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने कौन कौन से बंदे के कितना कितना टैक्स मैंने काटा हुआ है। अब मैंने वो सारे का सारा टैक्स एफबीआर को जमा करवाना है, एफबीआर उसके बदले में मुझे एक रिसीट देगा, ठीक है, जिसको हम लोग सीपीआर भी कहते हैं। अब वो आपके पास कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीट जिसको हम लोग कहते हैं, वो रिसीट जो होती है आपके पास, वो इस चीज़ का प्रूफ होती है कि जनाब आपने टैक्स आपका डिडक्ट हो चुका है। उसका एक स्पेशल नंबर होता है, सीपीआर नंबर। अब वो सीपीआर नंबर जैसे ही हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आपका टैक्स विद होल्ड हुआ था, हमें वो सीपीआर भेजें। कंपनी को हम लोग कहते हैं, कंपनी हमें सीपीआर भेजती है। अब जैसे हम लोग सीपीआर टाइप करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि हाँ भाई फलां बंदे ने इसके ऊपर इतना टैक्स पे किया हुआ था, हम वो उसका लिखते थे कि ये टैक्स ऑलरेडी पेड टू। गॉट इट? ये सारे का सारा ये बैक एंड में बेटा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कुछ सिंपल सी बात नहीं है। टैक्स अगर आपको आसान लग रहा है तो ये आपकी कुछ किस्मत ही है, इतना आसान नहीं है ये अच्छा खासा मुश्किल चीज़ है। एनीवेज इज इट ओके जी? प्रॉफिट ऑन डेट जो होता है इस केस में विद होल्डिंग एजेंट कौन होगा? तो वो कंपनी होगी जो हमें प्रॉफिट ऑन डेट पे करी है। कंपनी प्रॉफिट ऑन डेट नहीं देती बेटा, बैंक देगा। जी जी बैंक देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जी, वो विद होल्डिंग एजेंट होगा। वो पहले ज़कात को उसमें से लेस करते हैं लॉस अमाउंट। जी मैंने आपको समझाने के लिए छोटी सी कहानी सुनाई थी, वो कहानी है, उसका हकीकत के साथ शायद कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहानी है। शायद मतलब हो सकता है कि ये बात उनके माइंड में हो, ठीक है। तो ये कहानी है
के पैसे को पार्क करने के लिए पहले ज़कात तय की जाएगी, उसके बाद टैक्स काटा जाएगा प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे डिविडेंड इनकम, तो डिविडेंड इनकम कुछ इस तरह से होती है कि कंपनी हमेशा टैक्स काट के पेमेंट करती है, और ज़कात कौन काटता है? हमेशा ज़कात बैंकर काटता है, कंपनी आपकी ज़कात नहीं काट सकती। वो टैक्स से बात करती है ना जी, ज़कात टैक्स के बाद, क्योंकि वो पैसा बैंकर के पास आ चुका होता है उस टाइम। जी सर डिविडेंड के केस में पहले वो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टैक्स का रेट लगाती थी, उसमें से ज़कात को माइनस करते थे। नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? डिविडेंड मिलने के बाद की बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, पहले देखिए डिविडेंड इनकम आपको मिली, उसमें आपने ऐड किया ज़कात के अमाउंट, अब वो पैसे आ गए जो आफ्टर टैक्स थे, अब आपने लिखने हैं ग्रोस अमाउंट। तो अब आप टैक्स के अमाउंट को ऐड करोगे, ग्रोस कैसे करोगे? 20% टैक्स कटा तो आप वो जो अमाउंट आपको मिली है प्लस ज़कात डिवाइडेड बाय 100% माइनस टैक्स रेट, यानी कि 80% से डिवाइड करोगे। सर मैं पूछ रहा हूँ जो टैक्स का रेट लगता है वो किस अमाउंट पे लगता है? उसमें जिस अमाउंट पे लगता है ग्रॉस अमाउंट से उसमें ज़कात कटने से पहले वाले अमाउंट के ऊपर रेट लगता है। जो यहाँ पे जो हमने लिखना है बेटा, यहाँ पे डिविडेंड के केस में हमने करना ये होता है अमाउंट प्लस ज़कात डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स, कि पहले ज़कात ऐड करते हैं, उसके बाद इसको ग्रॉस अप कर लाते हैं। ठीक है, जब मैं बात करूँगा प्रॉफिट ऑन डेट की, तो प्रॉफिट ऑन डेट में सिंपली क्या होगा? अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स, क्योंकि ये ज़कात के बाद वाले अमाउंट के ऊपर टैक्स लगा है, और ये डिविडेंड की इनकम जो है वो ज़कात के कटने से पहले वाले अमाउंट के ऊपर टैक्स लगा हुआ। आप आए थे डिविडेंड की क्लास के अंदर? नहीं आए थे। सर क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ कि हमने टैक्स का रेट लगाना है, वो 15% की बात काट के करें, देती है ये ना? वाला रेट या क्वेश्चन वाला रेट? ये वाला क्वेश्चन वाला रेट, 20% का। ठीक है। हाँ, ये तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लगाती है प्रॉफिट ऑन डेट के केस में, और डिविडेंड के केस में कंपनी लगाती है। जी ऐसे ही सही, तो जो ज़कात होती है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक होता है वो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे तो ही, उसमें डिविडेंड वाले केस में पहले टैक्स का रेट लगता है ग्रॉस अमाउंट के ऊपर, ऐसे ही, उसके बिल्कुल। बाद ज़कात माइनस। बिल्कुल ऐसे ऐसे लेकिन ही, इस केस में पहले ज़कात माइनस होगी। पहले ज़कात हाँ माइनस जी। करते हैं, उसके बाद टैक्स फिर टैक्स का रेट लगाएंगे। तो आप बता रहे थे, आप पूछ नहीं रहे Confirm थे। कर रहे अच्छा थे। अच्छा, कंफर्म कर रहे हैं। जी बेटा, इज इट ओके? इज इट क्लियर? कोई मसला मसाइल? अच्छा, मैंने सोचा था कि इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब पढ़ने का टाइम हमारे पास खत्म हो चुके हैं। इसको नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं दोबारा इस चीज़ पे आऊँगा और उसके साथ फिर बुक से पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह ताला कि बुक में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे। कल आई एम वेरी होपिंग इंशाल्लाह कल हमारा जो इनकम प्रोपोजल प्रोसेस है ये खत्म हो जाएगा। कल की छुट्टी है भाई? तो भाई साहब क्यों वो छुट्टी दे रहे हैं? तो उनके भाई की शादी है। तो उनके भाई की शादी है ना, मेरे भाई की शादी है। मेरा भाई तो वो शादी नहीं करवा रहा भाई, मुझे तो गुस्सा आना चाहिए ना, उसके चक्कर में मैं भी बैठा हूँ। मेरे से 5 साल पढ़ा, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा मुझे? मतलब मेरा बड़ा भाई, मुझे तो